हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 असाइनमेंट वीडियो। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक लेसन पढ़ाया और उसके क्वेश्चन आंसर जो मैं आज भेज रहा हूँ उसके साथ में उनका एक्सप्लेनेशन, जो क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखेंगे, आप बुक से लिखेंगे। पहले हम फोटो खींच करके भेज रहे थे सेल्फ स्टडी से, अब वो सेल्फ स्टडी से नहीं बल्कि क्वेश्चन भेज रहा हूँ बुक से, ताकि आप बुक से आंसर लिखो। तो कहाँ से कहाँ तक कौन सा आंसर है उसकी फ़ोटो जाएगी और मैं उन आंसर्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, ये थर्ड चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। ये समझा मैंने आपको दिया था और इसमें 3 टॉपिक हैं, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन और मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे एक क्वेश्चन इस पर बनेगा, एक क्वेश्चन इस पर बनेगा और 2 क्वेश्चन हमारे इस पर बनेंगे। इस तरह से कुल मिलाकर के आज मैं 4 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। कितने क्वेश्चन डिस्कस होंगे? 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आप निकाल लीजिए अपनी बुक, ठीक है। और ये बुक जो है आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसमें पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 पेज पर 3.2 में ये लिखा हुआ है व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, पेज नंबर 43। आई होप कि आपने निकाल लिया होगा। पेज नंबर 43 पर क्या लिखा हुआ है कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, ये है हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप अगले पेज को खोल लीजिए। इस पेज की फोटो मैं आपको भेज रहा हूं कि कहां से कहां तक आपको आंसर लिखना है और एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस वीडियो में कर रहा हूं। तो आप देखें पेज नंबर 44, यानी नेक्स्ट पेज, उससे जहां हमने लिखा था व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, उससे अगला पेज है पेज नंबर 44। अब इस पेज नंबर 44 पर ये हमारे 4 पॉइंट हैं, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये इसमें हमें लिखने हैं। तो 4 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। ये आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ये ब्लू कलर से डॉट में 1 2 3 4 यही सब बातें लिखी हुई जो यहाँ पर है। 3 पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं, एक वहां पर एक्स्ट्रा है जो मैंने यहाँ लिखा है। इसको देखने की जरूरत नहीं है, बस आप क्वेश्चन पेज नंबर 44 निकालेंगे और यहाँ पर फर्स्ट में लिखा हुआ है कि संविधान जो है इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। और अगर इसमें आप लिखेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो ये डेफिनेशन भी पूछ सकता है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो ऊपर मैंने अंडरलाइन कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज ए सेट ऑफ रिटन रूल्स, जो लिखे हुए कानून हैं उनका एक सेट जो है वो उसको हम संविधान कहते हैं। कानून की एक किताब जिसके अंदर कानून लिखे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज ए सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय पीपल लिविंग टुगेदर इन ए कंट्री। एक देश के अंदर जो सारे लोग रहते हैं, सभी धर्म के, सभी टेरिटरी के, सभी लैंग्वेजेस के, सभी जातियों के, है ना, अमीर या गरीब, सभी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा लिखा हुआ कानून उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो अगर ये लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हो जाएगा। बाकी मैंने आंसर का सिर्फ यहाँ पर इतना लिखवाया है कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्यों जरूरत पड़ती है? नंबर 1, इट जनरेट्स ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट, इससे लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि कोई हमें दबा नहीं सकता। अगर कोई नंबर में ज़्यादा है, कोई पैसे वाला ज़्यादा है, कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा है, कोई पावर में ज़्यादा है, कोई कम्युनिटी, तो वो दूसरी कम्युनिटी को दबा नहीं सकती क्योंकि लिखा हुआ कानून है। तो एक तो पॉइंट हो गया हमारा ट्रस्ट के ऊपर, कि विश्वास पैदा करता है। फिर सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, इसमें ये बताया गया है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी और किसको क्या पावर होगी, है ना। यानी मिनिस्टर्स की क्या पावर होगी, एमएलए की क्या पावर होगी, एमपी की क्या पावर होगी,
प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर होगी और जो प्रेसिडेंट है उनकी क्या पावर होगी, ये लोग कैसे चुने जाएंगे और इनको कौन कौन सी पावर होगी, ये संविधान में लिखा हुआ होता है। तीसरा पॉइंट है इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की पावर को लिमिट करती है, यानी सरकार मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को दिए हुए हैं, नागरिकों को अधिकार दिए हुए हैं। उन पर राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू स्पीक है, राइट टू फ्रीडम है, ये सारे अधिकार। सरकार ऐसे नहीं कि सरकार बन गई तो जिसने वोट नहीं दिया तो उसको जेल में डाल दो, किसी की प्रॉपर्टी छीन दो, किसी को पिटाई कर दो, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि उनके कुछ राइट्स हैं। तो ये सरकार को जो कोई भी मनमाने तरीके से काम करने पर लिमिट करती है, रोक लगाती है। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा है फोर्थ इट एक्सप्रेसेस द एस्पायरेशन ऑफ पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। लोग जो उम्मीद रखते हैं कि अच्छी सोसाइटी देश के अंदर बने, उनकी एस्पायरेशन बने उम्मीद, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम संविधान के जरिए होता है। यानी जो भी उनकी उम्मीदें हैं, लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वैसा ही कानून संविधान की दिशा निर्देशन में, संविधान के देखरेख में पार्लियामेंट वैसा ही कानून बनाए जैसा लोगों की एस्पायरेशन और उम्मीद है। ये पहला सवाल पूरा हुआ। अब अगले पेज पर आ जाइए, 45 नंबर पेज। 45 पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट प्रॉब्लम्स वर फेस्ड एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग एंड एडॉप्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब संविधान बनाया गया, इसको एडॉप्ट किया गया, क्या दिक्कतें आई? तो बहुत सारी दिक्कतें आई। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस हेडिंग के अंतर्गत हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 प्रॉब्लम्स का जिक्र किया है पेज नंबर 45 पर। यहाँ से आंसर शुरू होता है। पहले में हमने लिखा है कि ये बड़ा मुश्किल काम था कि एक बड़े कंट्री के लिए संविधान बनाना जिसमें अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। ये है हमारा पहला पॉइंट। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए ह्यूज एंड डाइवर्सिटी कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन इजी। पहला पॉइंट कि इतने बड़े डाइवर्सिटी, अलग अलग मजहब, अलग अलग धर्म, अलग अलग जबान, अलग अलग शक्ल, अलग अलग पहनावा, अलग अलग कल्चर के लोग, इनके लिए कोई कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ये मुश्किल काम था। था कि नहीं था? इतने सारा डाइवर्सिटी का देश है, विभिन्नताओं का देश है। दूसरा, कंट्री में पार्टीशन हो गया, इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्री बना के चले गए अंग्रेज। तो इसकी भी दिक्कत थी कि ये पार्टीशन की वजह से लोगों के मनों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, उसको कैसे पूरा किया जाए। तीसरा, जो लोग माइग्रेट किए इंडिया टू पाकिस्तान, पाकिस्तान टू इंडिया, पार्टीशन होने के बाद जिसने इंडिया से चाहा पाकिस्तान जाके रहो वो वहाँ चला गया, पाकिस्तान से किसी ने चाहा मैं इंडिया में आके रहूँ वो यहाँ आ गया, या जो वहीं के वहीं रह गए, यहाँ के यहाँ रह गए, जिनकी मर्जी थी वो रह गए। किसी को फोर्स नहीं किया गया कि आप जाओ या आप आओ। जिनको लगा हमारा भविष्य वहाँ सुरक्षित है वो वहाँ चले गए, जिनको लगा हमारा भविष्य यहाँ सुरक्षित है वो यहाँ रह गए। तो इसमें लेकिन जो लोग छोड़ के जा रहे थे, रास्ते में उनके साथ वायलेंस हुई, ट्रेनें काट दी और ये हो गया, हंगामे हो गए, है ना। तो धार्मिक उन्माद हो गया या लोगों के अंदर वायलेंस, तो 10 लाख लोग इस वायलेंस में मारे गए। ऐसी सिचुएशन में देश को चलाना, संविधान को लागू करना मुश्किल काम था। पहला पॉइंट कि बड़ा कंट्री था अलग अलग तरह का। दूसरा पॉइंट कि पार्टीशन हो रहा था। तीसरा पॉइंट पार्टीशन के बाद वायलेंस शुरू हो गई। और चौथा पॉइंट ब्रिटिशर्स ने एक और बात छोड़ दी, क्या कि दे हैड लेफ्ट इट टू द रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट, कि हिंदुस्तान के अंदर नियर अबाउट 500 राजे महाराजा थे। जब उन्होंने आके हिंदुस्तान पे कब्जा किया, अलग अलग स्टेट में छोटे छोटे राजा राज करते थे। एक पूरे हिंदुस्तान का सेंटर में जो है, पर अलग अलग स्टेट्स के छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे जिन पर वही लोग राज्य करते थे, वहाँ के महाराजा होते थे वो लोग, है ना। जैसे महाराजा ऑफ कश्मीर, महाराजा ऑफ जूनागढ़, है ना, महाराजा ऑफ हैदराबाद, इस तरह से ये लोग हो गए। तो उन अंग्रेजों ने क्या बोला कि जब हम आए थे तो 500 राजे थे, उनके खानदान के जो भी लोग हैं वो चाहें तो अपने 500 के 500 देश बना लें, अलग अलग आज़ाद। चाहे तो इंडिया में मिल जाए, चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए, नहीं मिलना चाहते तो अपना अलग देश बनाए, तो 500 देश बन जाते, 500 साढ़े 500 देश। तो ये मुश्किल था संविधान के लिए कि सबको जोड़ करके एक करना। प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और उसमें सरकार में मंत्री थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी।
उनको जिम्मेदारी दी गई कि इन सारे प्रिंसली स्टेट से आप बात करो और इन्हें हिंदुस्तान में मिलाने का काम करो। तो ये काम बड़ा मुश्किल था, संविधान के दायरे में सबको मिलाना। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो गया। लास्ट एक पॉइंट मैंने लिखा है कि और जो संविधान बनाने वाले लोग थे, मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंजाइटीज, उनको ये दिमाग में एक बड़ी टेंशन थी कि प्रेजेंट और फ्यूचर देश का क्या होगा, अब देश कैसे चलेगा और आइंदा आने वाले टाइम तक ये एक कैसे रहेगा। तो इस तरह से संविधान को लागू करने में जो दिक्कतें आए वो यहाँ पर है। ठीक है जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पास टू कॉन्स्टिट्यूशन पर। इसमें सवाल बना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडैप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, यानी अलग अलग देशों से हमने अपने संविधान को बनाने के लिए कौन कौन सी बातें ली। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है आंसर नंबर 3 का कि कुछ तो हमारे सब देश के जो नेता लोग थे उनको ब्रिटिश रूल में भी चूंकि इलेक्शन होता था और इंडिया के लोग भी पार्लियामेंट में यानी यहाँ के असेंबली का इलेक्शन लड़ते थे असेंबली का, तो असेंबली में जाकर के वो राय देते थे सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि हमारे यहाँ ज़्यादा एजुकेशन करो, ज़्यादा आज़ादी दो, ज़्यादा पैसा डेवलपमेंट पे खर्च करो। वो अलग बात है अंग्रेज माने के ना माने, लेकिन हिंदुस्तान के लोग चुन करके असेंबली में जाते थे। तो इनको काफ़ी कुछ आइडिया हो गया था ब्रिटिश रूल से कि कैसे सरकार चलाई जाती है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें वहाँ से उन्होंने कर ली। कुछ क्या किया, फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ, सेकंड पॉइंट है कि फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ वहाँ से लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब बातें हमने वहाँ से सीखी और ये सब बातें अपने संविधान में लागू करने की कोशिश की। उसके बाद जो बिल ऑफ राइट्स है कि सिटीजन्स को जो है अधिकार दे दिए जाए, है ना, ये हमने कहाँ से, वो हमने राइट्स सीखे यूएस से यानी अमेरिका से, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम ब्रिटेन से लिया हमने। इसके अलावा अगला पॉइंट आता है कि द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, के एक सोशलिज्म जो है जो रूस के अंदर हुआ, यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सरकार के होने चाहिए, जनता के नहीं। हमारे यहाँ तो दोनों हैं, प्राइवेट लोगों की भी फैक्ट्रियाँ हैं और गवर्नमेंट की भी हैं। तो वहाँ सोशलिज्म में सारी चीज़ें सरकार की होती है। तो हमने ये चीज़ वहाँ से ली कि सरकार की भी कंपनियाँ होंगी। कहाँ से ली, इसी सोशलिज्म बोलते हैं कि सारी कंपनियाँ सरकार की। हमने सारी तो नहीं ली, लेकिन कह दिया कुछ कंपनियाँ सरकार की होंगी और कुछ प्राइवेट भी हो सकते हैं। तो जो सरकार की होंगी कंपनियाँ, ये वाला आइडिया हमने रशिया से लिया। और लेकिन हमने लास्ट पॉइंट में लिखते हैं सारी चीज़ें हमने एज इट इज जो है कॉपी नहीं की, बल्कि अपने हिसाब से उनमें देखा हिंदुस्तान में क्या कुछ होता है। जैसे हमने देखा, मान लीजिए कोई अधिकार मिला हुआ है अमेरिका में सिटीजन्स को, तो जो के तो जो से अधिकार हमें चाहिए थे वो रखे, नहीं तो निकाल दिए। सोशलिज्म में हमने ऐसे रशिया से लिया कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन फैक्ट्री वगैरह सरकार की होनी चाहिए सब, तो हमने सब नहीं रखी, बल्कि क्या मॉडिफिकेशन कर दिया कि कुछ सरकार की हो कुछ प्राइवेट हो। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हो गया। और एक और क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है क्या, कि व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द असेंबली मोर देन 50 ईयर्स एगो। 50 साल से ज़्यादा हो गए इस संविधान को बने हुए, है ना, 60 साल से ज़्यादा हो गए, तो हम इसको आज भी एक्सेप्ट क्यों करें, क्यों ना हम नया संविधान बनाएं। ये सवाल किसी के दिमाग में आ सकता है। तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ बता रहे हैं कि ये जिन लोगों ने संविधान को बनाया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, और जयपाल सिंह जी और एच.के. मुखर्जी और दुर्गा भाई देशमुख और बलदेव सिंह जी, ये सारे फोटो जो दिए हुए हैं यहाँ पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, अब्दुल कलाम आजाद, है ना, टीटीके, कृष्णमाचार्य, ये सारे लोग इन्होंने बनाया। तो ये इनके अपने दिमाग की बात सिर्फ नहीं थी, है ना। क्या था कि ये तो अलग अलग हिस्सों से आए थे, कोई पंजाब से, कोई यूपी से, कोई आसाम से, कोई दक्षिण साउथ इंडिया से, कोई नॉर्थ इंडिया से, है ना। तो इसलिए सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो गया, सारे इलाके वालों का। तो ये लोग सिर्फ अपनी राय नहीं रख रहे थे, बल्कि ये एक ब्रॉड जो कंसेप्ट था वो इन्होंने रखा। सेकंड क्या है, ये लोगों पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो लोग आए थे अलग अलग टेरिटरी से, वो उस टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहे थे।
जिस लैंग्वेज से आए थे वो अपनी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो मेंबर जिस कल्चर से आया वो उस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके खिलाफ कोई बात है तो वो सलाह देता था। तीसरा, दिस एंश्योर्ड ए फेयर ज्योग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर। जैसे मैंने बताया ज्योग्राफिकल एरिया चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सारे इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया से, वेस्ट से, ईस्ट से, सेंट्रल से सभी लोग इस कमेटी में थे, तो इसलिए ज्योग्राफिकल एरिया का भी ध्यान रखा गया हमने कि सारे ज्योग्राफिकल एरिया से इसके मेंबर और संविधान के बनाने वाले। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, उड़िया बोलने वाले, तमिल बोलने वाले, ठीक है, बंगला बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, कश्मीरी लैंग्वेज बोलने वाले, सारे लैंग्वेज बोलने वाले ग्रुप के लोग इसमें सारी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है, सारे ज्योग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा इवन इफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इस कंपोजिशन वुड हैव बीन नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट। कह रहे हैं कि अगर सारी जनता के वोट भी डलवाए गए होते कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर बनेंगे, भाई उनकी वोट पड़ रहे हैं, आप सब लोग जनता वोट दो और जो लोग चुने जाएंगे वो ही संविधान बनाएंगे। आज भी तो यही हो सकता है कि पार्लियामेंट बनाए संविधान, तो वो ऑलरेडी चूंकि सारे इलाकों से आए, सारी लैंग्वेज से आए, सारे लोगों की विचारधारा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर भी यही होता। तो जो बात उन लोगों ने लिखी है अगर हम आज भी बनाए आज भी वही बात होगी। तो ये चीजें दोनों अलग नहीं है, एक ही बात है। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। इनको आप बुक से लिख लीजिएगा और अलग से आपको फोटो खींच के सेल्फ स्टडी की नहीं आएगी, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।